जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियाँ, जो कि दो भाग में विभाजित हैं। अगर भारत की नदियों के बहुत देखा जाए तो दो भाग में विभाजित कर सकते हैं इसको। एक होती है हिमालय नदियाँ, एक होती हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ वह नदियाँ होती हैं जो कि दक्षिण भारत में बहती है, ना कि दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीप उसको बोला जाता है जो कि 3 भाग से पानी से घिरा हो और एक भाग में ज़मीन हो, उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। तो इस प्रकार से जो भी नदियाँ अपने दक्षिण भारत में बहेंगी उसको बोलेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो देखते हैं सबसे पहले हिमालय नदियाँ कौन कौन सी होती हैं और प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो एक होती है हिमालय नदियाँ, एक होती है प्रायद्वीपीय नदियाँ। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जो हिमालय नदियाँ होती हैं इसमें वर्ष भर पानी रहता है, और जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं इसमें सिर्फ मानसून में पानी रहता है, वर्ष भर पानी नहीं रहता। कोई कोई नदियाँ हैं जिसमें वर्ष भर पानी रहता है, बाकी सभी नदियों में नहीं रहता। तो देखते हैं हिमालय नदियों में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं। तो इधर से देखेंगे अपना एक हिमालय पर्वत है जो कि इस प्रकार से गया हुआ है हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत है अपना। तो इधर एक झील पड़ती है जिसका नाम है मानसरोवर। मानसरोवर झील है इधर, मानसरोवर। इधर से एक नदी निकलती है, कुछ इस प्रकार से नदी निकलती है तो बहुत ही बड़ी नदी, लेकिन भारत में कुछ ही हिस्सा इसका आता है। और ये नदी सीधे होते हुए पाकिस्तान से होते हुए कराची से होते हुए अरब सागर में अपना पानी गिरा देती है। तो ये नदियाँ कौन सी नदियाँ? ये सिंधु नदी है, इसको जानता है सिंधु नदी। आपने पढ़ा होगा कभी सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इस सभ्यता से क्या तात्पर्य है कि इसकी जितनी भी सहायक नदियाँ थी वह सब सभ्यता इसकी सहायक नदियों के आसपास ही मिली हैं। तो सबसे पहले इसकी एक नदी आती है जो कि आती है झेलम। फिर इधर से एक नदी ऐसे निकलती है चिनाब। फिर इधर से एक नदी और आती है रावी, ब्यास, सतलज। सतलज जो देखा जाए तो यहीं से निकलती है। तो अगर पूछ लिया जाए कि कौन कौन सी सिंधु की सहायक नदियां हैं, तो सहायक नदियों में इसकी सबसे पहली नदी आती है झेलम, फिर आती है चिनाब, रावी, फिर आती है ब्यास। ब्यास जो कि बहुत छोटी नदी है जो कि सतलज में आके मिलती है। फिर इसकी बात है सतलज। तो इसकी 5 सहायक नदियां हैं। अगर इसका क्रम पूछ लिया जाए तो क्रम आप इस प्रकार से बताएंगे: झेलम, रावी, एक मिनट में, झेलम है, ये चिनाब है, चिनाब, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसका क्रम बताइए कि किस क्रम में है। तो इसका क्रम इस प्रकार से: झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो इसमें सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है चिनाब। चिनाब ही सबका जल लेकर वो जाती है सिंधु नदी में मिलाती है चिनाब। तो चिनाब पे बहुत सारी परियोजनाएं बनाई गई हैं, जैसे दुगली हस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना, सलार परियोजना, सतलज परियोजना। ये सब चिनाब नदी पर बनाई गई हैं। और झेलम नदी पर है जैसे तुलबुल परियोजना, और श्रीनगर के नदी किनारे है, झेलम नदी किनारे है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं इसमें। तो सिंधु नदी जो कि कुछ जो है पानी लेके यहाँ पे मानसरोवर से आती है। एक ही क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो कि सिंधु की कौन सी सहायक नदी है जो कि सीधे मानसरोवर से ही आती है। तो वह है अपनी सतलज नदी। सतलज नदी जो कि पंजाब को सिंचित करते हुए निकलती है, सतलज नदी। इसी पे एक डैम बनाया, भाखड़ा नागल डैम, इसी बनाया गया, सतलज नदी पर बनाया गया। तो सिंधु नदी से एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता ये हुआ था 1960 में हुआ था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ था, जिसकी मध्यस्थता की थी विश्व बैंक ने। इसमें इस समझौते में कहा गया था कि पाकिस्तान 3 नदियों का पानी लेगा और भारत 3 नदियों का पानी लेगा। तो जो पानी जो था वो पाकिस्तान कौन सी नदियों को लेगा, भारत कौन सी नदी लेगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि 6 नदियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नदी हैं। तो कौन से 3 नदी का पानी, सिंधु हो गई और झेलम हो गई, चिनाब हो गई, इन 3 नदी का पानी पाकिस्तान लेगा। तो इसके बहुत ही आसान सी ट्रिक है CJI। CJI क्या होगी? चिनाब, झेलम, इंडस। और भारत में बात की जाए तो भारत की एक बहुत ही है RBS। ये 3 नदियों का पानी भारत 80% इस्तेमाल करेगा। इसकी मैं फुल फॉर्म में देता हूँ पूरी तरह: चिनाब, झेलम, चिनाब, झेलम, इंडस को बोलते हैं सिंधु नदी। ओके, सिंधु नदी। बात की जाए इसकी तो रावी, ब्यास, सतलज, ये कुछ नदियां हैं अपनी। अगर बात की जाए कि भारत इन सब
नदियों का पानी 80% भारत इस्तेमाल करेगा और 20% पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। और इसका जो है 80% पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा और 20% पानी भारत इस्तेमाल करेगा। तो ये था अपना सिंधु जल समझौता जो कि 1960 में हुआ था। तो सिंधु से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बस यही सब क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब दूसरी नदी देखते हैं, वो आती है अपनी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि इस तरह से बहते हुए सीधे आके यहाँ पे गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि बहुत ही बड़ी नदी है। अगर पूछा जाए भारत में सबसे बड़ी नदी जो कि सबसे ज़्यादा पानी लेकर चलती है तो वह अपनी ब्रह्मपुत्र नदी। इसको सांगपो नाम से जानते हैं, चीन के अंदर या तिब्बत के अंदर बोलेंगे तो ये तिब्बत में से बह रही है, सांगपो नाम से इसको जाना जाता है। और जब ये भारत में आती है तो ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। इसमें दो नदियाँ आके मिलती हैं, एक है लोहित नदी, नो, इसमें एक नदी आके मिलती है जो कि है दिहांग, एक है मानस नदी। दो नदी आके मिलती है। जिस जगह पे दो नदियाँ आके मिलती हैं यहीं पे बनता है मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप। अब ये मांजुली द्वीप क्या है? ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली द्वीप। तो ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो कि आके सीधे यहाँ पे आके गिरती है, अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, एंटर करते हुए सीधे असम से होते हुए आके गिरती है पश्चिम बंगाल में, ये अपना बांग्लादेश से तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बांग्लादेश में इसका नाम पड़ता है क्या? जमुना। ये जमुना नाम से जानी जाती है, इसका नाम होता है जमुना। तो ये हो गई अपनी सबसे पहले सिंधु नदी, फिर हो गई ब्रह्मपुत्र नदी। एक नदी और पड़ती है जो हिमालय नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है जो कि यहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। ये है अपनी गंगा नदी जो कि यूपी, बिहार, झारखंड में थोड़ा सा हिस्सा लेके ये चली जाती है, पश्चिम बंगाल में होते हुए यहाँ पे गिरती है, पश्चिम बंगाल में होते हुए वेस्ट बंगाल में चली जाती है। तो ये अपनी गंगा नदी है जो कि 2525 किलोमीटर की है, सबसे बड़ी भारत की नदी है गंगा नदी, 2525 किलोमीटर। इसी से ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं। यहीं से एक और है बंदरपूछ नाम की पहाड़ी है यमुनोत्री, यहाँ से एक और नदी निकलती है यमुना नदी, किसी पैरेलल चलती है और आपके यहाँ पे इलाहाबाद में संगम में आके मिल जाती है। इसी में एक नदी और आके मिलती है संगम में, उसको बोलते हैं सरस्वती नदी, जो कि भूमिगत हो चुकी है, रिसर्च चल रही है उस पर। तो सतलज नदी हो गई, इधर हो गई गंगा नदी, ये गंगा नदी हो गई। गंगा नदी दो नदी से आके इधर मिलकर तब गंगा बनती है। एक होती भागीरथी नदी, भागीरथी नदी आके मिलती है। एक होती अलकनंदा, दो नदियों से मिलकर बनती है अपनी गंगा नदी। बात की जाए यमुना नदी की, तो यमुना नदी जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी, पूरे भारत में सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। यमुना नदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे एक चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये कुछ इसकी सहायक नदी हैं। इसका नाम भी अगर लिख दिया जाए तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, तो इसकी कुछ ये सहायक नदी हैं। तो इसकी कुछ सहायक नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो ये कुछ नदियाँ हैं जो कि यमुना की सहायक नदियाँ हैं, जो कि यमुना में अपना पानी ले जाकर गिराती हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। यहाँ पे एक पहाड़ी पाई जाती है जिसको बोलते हैं अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ी पाई जाती है जो कि अमरकंटक की पहाड़ी पाई जाती है जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे पाई जाती है। ये अगर पूछा जाए कि कहाँ से निकलती हैं ये सब, तो ये सब है कि विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, विंध्य की पहाड़ियाँ हैं सब, ये विंध्य की पहाड़ियों से सब निकलती है। विंध्याचल की पर्वत हैं जो विंध्याचल के पर्वत हैं, विंध्याचल की पर्वत श्रेणी से निकलती है। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, वो तीनों 3 दिशा में जाके बहती हैं। एक दिशा हो गई अपनी इधर, एक हो गई इधर, एक चली जाती है इधर, इधर बहती हुई इधर। ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी इधर बहती है महानदी, और नर्मदा नदी महानदी इधर बहती है सोन नदी। इसी सोन नदी में कहा था कि सोना पाया था, लेकिन सब बकवास है, सोना कहीं नहीं मिलता, सोना KGF नहीं मिलता है। तो इधर हो गई। और गंगा जो अपनी नदी है, गंगा, ये इसकी भी कुछ बहुत सारी सहायक नदी हैं, जैसे इधर से आके मिल जाएगी रामगंगा, इधर से गोमती नदी आके मिल जाएगी, फिर इधर आगे जाके एक मिल जाएगी घाघरा नदी, घाघरा नदी के बाद गंडक नदी, कोसी नदी,
ये सब आके नदियाँ कुछ इसमें गंगा में आके मिलती हैं। तो गंगा जब आके मिलती है तो यहाँ पे एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है हुगली नदी। ये गंगा से ही निकलती है, हुगली नदी गंगा से निकलती है। इसी की एक शाखा है हुगली। इसी हुगली पे क्या अपना हावड़ा ब्रिज बना हुआ जो कि कलकत्ता में बहती है और जो यहाँ पे जाती है। जब ये जाती है वेस्ट बंगाल में तो यहाँ पे कहती है पद्मा। जब गंगा नदी अपनी चली जाती है बांग्लादेश में तो बनती है पद्मा, और ब्रह्मपुत्र नदी जब बहती है वो आती है जमुना। तो दोनों के मिलने से बनता है मेघना। इसमें कन्फ्यूजन है तो नीचे लिख देते हैं। गंगा नदी, गंगा बनती है किसमें? पद्मा में। ब्रह्मपुत्र ये बनती है जमुना में। वो जो दोनों का मेल होता है तब क्या बनती है? पद्मा। पद्मा ही जाके सीधे गिरती है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल के खाड़ी में गिरती है तो बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है जिसको बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये हो गई नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो कि पश्चिम की दिशा में बहती है। तो अमरकंटक से कुछ नदियाँ निकलती हैं और देखते हैं चंबल सिंह बेतवा के लिए से कि कुछ सहायक नदियाँ हैं। और अगर बात की चंबल की तो बहुत ही ज़्यादा काट छाट करती है, तभी इसमें चंबल की घाटियाँ बनती हैं। यहाँ से एक नदी और बहती है, ऐसी नदी बहती हुई आती है अरावली पर्वत से। अरावली पर्वत से आती है साबरमती नदी। साबरमती भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। साबरमती नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। एक मिनट सॉरी। तो अब देखते हैं, ये हो गई अपनी नर्मदा नदी। तो पूछेगा नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों के बीच में बहती है? तो नर्मदा नदी दो पहाड़ियों के बीच में बहती है। एक पहाड़ी है, इसको बोलेंगे सतपुड़ा की पहाड़ी। सतपुड़ा की पहाड़ी है, यहाँ पे नर्मदा नदी बहती है। यहीं पे एक और नदी बहती है, यहीं से निकलती है एक और नदी ऐसे ऐसे बहती चलती है। इस नदी का नाम है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी। यहाँ पे एक और पहाड़ी मिलेगी जिसको बोलेंगे अजंता की पहाड़ी। तो अगर पूछता है नर्मदा नदी डेल्टा बनाती है या फिर भ्रंश घाटी में बहती है, तो वो भ्रंश घाटी में डेल्टा नहीं बनाती। एक प्रकार का डेल्टा इसलिए नहीं बनाती, डेल्टा वही नदी बनाती हैं जो कि मैदानी क्षेत्रों से बहती हैं और बहुत सारी मिट्टी या गाद लेके जाती हैं, तो वो डेल्टा बनाती हैं। तो जिस तरह नर्मदा और ताप्ती ये पहाड़ों के बीच में बहती है, इसलिए ये दोनों नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा से क्या मतलब है? जब कोई भी नदी पानी लेकर आती रहती है, पानी लेकर आती है तो बहुत सारी मिट्टी लेके आती है। जब कोई भी नदी ऐसे बहेगी, कोई भी नदी बहेगी तो मिट्टी लेके आती है। मिट्टी लेके आते हैं फिर जमा करती रहती है, बहुत बड़ा करती रहती है। तो कुछ इस प्रकार का सीन बनता है, कुछ इस प्रकार का बनता है, पानी यहाँ से निकलता रहता है तो ये डेल्टा बनाती है। तो इस प्रकार के ही आकृति को डेल्टा बोला जाता है। तो ताप्ती नदी ये भी आके यहीं पे गिरती है और नर्मदा नदी ये भी आके गिरती है। अब बात करते हैं इसके बाद एक गोदावरी नदी जो कि नासिक से निकलती है। नासिक से निकलती है गोदावरी नदी। गोदावरी ये कौन सी नदी है? सबसे पहली बात तो ये दक्षिण गंगा है, ना कि दक्षिण की गंगा है। दक्षिण भारत तो यहीं से स्टार्ट है अपना, लेकिन दक्षिण की गंगा नहीं है, दक्षिण गंगा है। गंगा के सीधे एकदम दक्षिण में आता है, दक्षिण की गंगा है। इसको वृद्ध गंगा भी बोला जाता है, बूढ़ी गंगा। इसके कई नाम हैं, दक्षिण की गंगा, दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, गोदावरी को बोला जाता है। यहाँ से एक और नदी निकलती है, उसको बोलते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी तो एक केजी बेसिन बनाती है। ये दोनों नदी एक प्रकार का बेसिन बनाती है। बेसिन से क्या मतलब है? यहाँ पे एक प्रकार डेल्टा बनाती है। जब ये डेल्टा बनाती है तो इसी को बोलते हैं केजी बेसिन। केजी बेसिन, इस केजी बेसिन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गैस पाई जाती है, पेट्रोलियम पाया जाता है यहाँ पे, इसलिए केजी बेसिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बहुत ही रिच है, इस मामले में बहुत ही रिच है गैस और पेट्रोलियम के मामले में। अगर बात करते हैं कि कहाँ से निकलती है कृष्णा नदी, तो निकलती है महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी, महाबलेश्वर से निकलती है। इसके नीचे एक और नदी आती है जो कर्नाटक से निकलती है, उसी तमिलनाडु में हो जाती है। इसका नाम है कावेरी नदी। इसको बोलते हैं दक्षिण की गंगा है। इसको बहुत ही पूछा जाता है दक्षिण में, ये दक्षिण भारत की गंगा है। अगर दक्षिण भारत की गंगा की बात की जाए तो कावेरी नदी है, दक्षिण गंगा तो वो अपनी गोदावरी नदी है, और गंगा तो गंगा है ही।
तो ये कहाँ से निकलती है, ये ब्रह्मगिरि पर्वत से निकलती है, ब्रह्मगिरि पर्वत से निकलती है, ब्रह्मगिरि पर्वत से निकलती है अपनी कावेरी नदी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो कि बड़े से आप अगर इसको पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में माइंड मैप बनेगा। माइंड मैप से क्या, इसको एक बार आप ऐसे पढ़िए इसको, फिर एक पेपर लीजिए, पेपर पर ड्रॉ कीजिए इसको, मैप को ड्रॉ करके उस पर दोबारा इसको ड्रॉ कीजिए। अगर आप इसको दोबारा इसको ड्रॉ करते हैं तो आप इसको जितनी बार इसको बनाएंगे आप आपके दिमाग में उतने बड़े से सेट होगा। बाकी आने वाले बहुत सारे पेपर आ गए, जैसे अपने UPSSC PT है और MTS है, तो जितने वनडे एग्ज़ाम है उसमें नदियों से एक ना एक क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो सिंधु से मोस्टली ये सब पूछ सकता है, फिर सिंधु की कौन कौन सी नदी है, हाँ इसका क्रम याद कर लीजिएगा, क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। और कौन कौन सी किस पे परियोजना है, अच्छा एक इस पे दिखाते हैं नर्मदा। नर्मदा नदी पे एक जो है प्रपात बनता है, जल प्रपात बनता है नर्मदा नदी पे, कुछ इस तरह से गिरता है, जब ये ऊंचाई से गिरती है तो कुछ इस तरह पहाड़ों से गिरती है, कुछ इस तरह से गिरती है। तो इस पर एक जलप्रपात बनता है जिसको बोलते हैं धुआंधार जलप्रपात। कौन सा है, धुआंधार जलप्रपात, ये नर्मदा नदी में बनता है। धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर बनता है, कुछ इस तरह से बनता है धुआंधार जलप्रपात। और बाकी उसको बढ़िया से पढ़िएगा बाकी आपका। तो अगर आपको ये पसंद आए और वीडियो समझ में आए तो एक बार इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और आगे तक इसको शेयर करना, ताकि ये और लोगों तक पहुंच सके, जिसको इसकी ज़रूरत है उसके पास तक ये चीज़ पहुंच सके।